नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश का रण धारदार और तेज होता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गठबंधनों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की बागी नेता अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हुई, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो साथ ही कृष्णा पटेल वाली अपना दल की पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। यूं समझिए कि गठबंधन वाली राजनीति बहुत तेजी से विस्तारित हो गई है ताकि पार्टियां अपने विरोधियों को मात दे सकें। उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ जाएगा और उत्तर प्रदेश में कौन किसके खिलाफ जाएगा, ये दोनों सवाल उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की इस वक्त धुरी बने हुए हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है और पिछले 24 घंटे में तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बमचक मची है, वो यही बता रहा है कि यूपी में साइकिल की सवारी करने वालों की लाइन लग गई है। ताजा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है कृष्णा पटेल वाली अपना दल। कमेरावादी अपना दल की नेता कृष्णा पटेल ने ऐलान किया है कि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। अखिलेश जी को लेकर हमारी जो बात हुई है वो सीटों को लेकर नहीं बात हुई है, लेकिन बात हमारी ये नहीं, हम लोग साथ ही एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। कृष्णा पटेल वाली अपना दल से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। बहुत संभव है कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुनबा विस्तारित हो जाए और आम आदमी पार्टी यूपी में झाड़ू लेकर साइकिल पर सवार हो जाए। सीट शेयरिंग या गठबंधन को लेके अंतिम जब कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये जरूर है कि एक नई शुरुआत बातचीत की हुई है फिर से, और जिसमें ये तय हुआ है कि इस शासन को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उनसे मिलने घर पहुंचे शिवपाल यादव भले ही अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी से मैदान में उतरे हों, लेकिन अटकलें यहाँ भी हैं कि संकेतों को अगर समझा जाए तो बहुत संभव है कि चाचा भतीजे के बीच पुरानी बातें भुलाकर फिर से बात बन जाए और दोनों साथ आ जाएं। कश्यप समाज को साधने के लिए पहले ही अखिलेश सम्मेलन करते रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने अलग अलग ट्वीट किए थे, लेकिन दोनों ट्वीट मिलकर यही बता रहे थे कि बढ़ते कदम बदलाव की ओर। साफ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है और वो कभी भी हो सकता है, और समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि वो तमाम छोटे छोटे दलों के संपर्क में है और बहुत ही जल्द और भी कई पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। लेकिन क्या वो वैसी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी ताल ठोक रहे राजभर कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो साथ आए। हम साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई। बहुत देर हम देखिए, हमारा प्रयास है जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, अब ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना हो। इसी कड़ी में रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह आज विधि-विधान से बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। इधर समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, उधर बीजेपी भी अपने प्लान पर कायम है।
तमाम छोटे दलों ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है। अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल बीजेपी के साथ है और निषाद पार्टी भी बीजेपी के समर्थन में है। तो जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन वाली राजनीति आगे और गहराएगी। आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। गठबंधन वाली राजनीति हर दौर में रही है। हमेशा ही ये प्रयास किया जाता है कि छोटी पार्टियों के सहारे कहीं वोट काटे जाएं, कहीं वोट बनाए जाएं, लेकिन इस बार मामला पिछले चुनाव की तरह गठबंधन का बिल्कुल नहीं है। इस बार जो बीजेपी के विरुद्ध हैं, पिछले चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे, तो क्या है यूपी में गठबंधन का गणित, देखिए। सपा और बसपा का गठबंधन मजबूत है। अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है। गंगा यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सियासत में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, चुनाव तय करता है दुश्मनी। गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। हमने यूपी के युवा को अपॉर्चुनिटी दी है। हमने कहा देखिए गंगा और यमुना एक साथ आ गए। कुर्सी तय करती है दोस्ती। चेहरे बदलते हैं तो बोल बदल जाते हैं। कभी चाचा दुश्मन नजर आने लगता है तो कभी दुश्मनों में बुआ की झलक नजर आने लगती है। सालों का साथ छोड़कर नई पार्टियां बन जाती हैं तो कभी पार्टियां मिलकर गठबंधन का रूप ले लेती हैं। एक बार फिर यूपी की सियासी बिसात बीत चुकी है। वोट बैंक और सीटों के लिहाज से दाव चले जा रहे हैं। धर्म और जाति की गणित के हिसाब से गठबंधन किए जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी लहर और योगी के किले में सेंध मारने के लिए अखिलेश नए नए चक्रव्यूह रच रहे हैं। सवाल लखनऊ के सिंहासन का है। चुनौती यूपी में बीजेपी लहर के खिलाफ चलने की है। गठबंधन का पुराना खेल जारी है, बस खिलाड़ी बदल चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में एसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ये वो दौर था जब एसपी में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच घमासान सड़कों पर नजर आने लगा, जहां शिवपाल ने एसपी का साथ छोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, पता नहीं वो राजनीति थी कि स्वार्थ था, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। यूपी के लड़के के नाम पर राहुल और अखिलेश यादव मैदान पर उतरे। हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। इस राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है, जनता को चोट पहुंच रही है। इसीलिए हमने ये अलायंस किया है। हम मिलकर लड़ेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी की सरकार आएगी। गठबंधन से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मोदी के तूफान में यूपी के लड़के हवा हो गए। यूपी की 403 सीटों पर बीजेपी ने 325 सीटों पर बाजी मारी। वहीं कांग्रेस और एसपी गठबंधन को सिर्फ 54 सीट मिली, जिसमें एसपी को 47 और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 7 सीटें आईं। जिसके बाद 2019 में अखिलेश ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बुआ बबुआ की जोड़ी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गई। बीजेपी जहां 62 सीट पर जीती, वहीं गठबंधन 15 सीट पर सिमट गया। ऐसा नहीं है कि ये सियासी खेल सिर्फ एसपी के साथ हो रहा हो। जातियों और समीकरण के हिसाब से बीजेपी ने भी अपने साथ कई छोटी पार्टियों से हाथ मिलाया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी के साथ गठबंधन किया और पूर्वांचल में जबरदस्त तरीके से एंट्री की। 2017 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कुल 164 सीटों में से बीजेपी को 115 पर फतेह मिली थी। एसपी को 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी। जबकि 2012 चुनाव में एसपी को इस क्षेत्र में 102 सीटें, बीजेपी को 17, बीएसपी को 22 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी।
इस बार राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर एसपी के साथ आ चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि पूर्वांचल में वो एक बार फिर पुराना मैजिक दोहराएगी। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूँ, ताली बजाकर के इसका स्वागत करिए। उधर ओबीसी वोट को लेकर बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल और निषाद पाटिल के साथ गठबंधन जारी रखा है। वहीं उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी है ताकि पूर्वांचल का मैजिक एक बार फिर दोहरा सके। उधर पश्चिमी यूपी में अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर यूपी में पार्टियों के गठबंधन के जो संकेत बन रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी जहां एसबीएसपी और एमडीपी के साथ गठबंधन कर चुकी है, वहीं आरएलडी, आम आदमी पार्टी और शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर माथापच्ची चल रही है, जबकि बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। कांग्रेस और बीएसपी ने अब तक किसी पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत नहीं दिए हैं। पूरा खेल वोट बैंक का है, जातियों के समीकरण का है, धर्म की सियासत का है, सीटों के बंटवारे का है, जिसका लक्ष्य है लखनऊ। पिछले 3 बड़े चुनाव में मोदी का मैजिक चला है, तो इस बार बीजेपी योगी के सीएम चेहरे के साथ मैदान पर है और जंग योगी बनाम गठबंधन की हो चुकी है, जहां मायावती, ओवैसी और कांग्रेस के धुरंधर खिलाड़ी खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। चुनावी मौसम में आज आदित्य सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। आदित्य सिंह से बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। आदित्य सिंह ने बीजेपी से ज्वाइनिंग की। आदित्य जी, आज की ज्वाइनिंग को लेके क्या कहेंगे, किस इरादे से आएंगे? मेरा बस यही इरादा है कि अपनी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा काम करूं, जैसे मेरे परिवार की हमेशा परिपाटी रही है, गरीबों के लिए, अपनी जनता के लिए काम करूं, यही बस इरादा है। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा आपके आने से? आप लगातार मुखर होकर बात करती रही हैं, आप आई हैं, कितना फायदा होगा और नुकसान कितना है? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, जैसे हमेशा मैंने निरंतर मेहनत करी अपने क्षेत्र में, वैसे ही मेहनत करती रहूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम करूंगी और ईमानदारी से अपने क्षेत्र में जैसे हमेशा बनी रही हूँ, आगे भी बनी रहूंगी। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है आपकी? उसी सीट से लड़ेंगी या सीट बदल लेंगी तो तैयार है? मैं तो उसी सीट से लड़ूंगी और बाकी पार्टी का जो डिसीजन होगा वही सबसे ऊपर है। पर बहरहाल उसी सीट पे मेरे पिताजी 5 बार वहाँ से विधायक रहे, मेरे ताऊजी वहाँ से विधायक रहे, तो मैं तो वहीं से विधायक। प्रियंका गांधी कहती है जो कायर है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान कायरों का देश, क्या वो कहने की कोशिश करें? बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। क्या आपको मजबूर किया? आपने क्या, किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है आप जो आप बीजेपी में आई हैं? क्या विचार आपके? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ और उनकी कार्यशैली देखते हुए मैंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। सोनिया गांधी के खिलाफ प्रचार के लिए तैयार है? करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 1 साल से जिन 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान सड़कों पर हैं, उनकी वापसी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। संसद में भी इनकी वापसी का एजेंडा लिस्ट हो चुका है, मगर किसान अब भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं। 27 नवंबर को होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। तो किसान अब चाहे खुशी मनाएं, चाहे जीत के गीत गाएं, क्योंकि पीएम मोदी के कृषि कानून को खत्म करने के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने कृषि कानून को रद्द करने पर अपनी मुहर लगा दी। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में
पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। इस तरह से तीनों कानूनों की विधिवत वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है। आगे की कार्यवाही संसद में पूरी होगी। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान तीनों कानूनों की वापसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। दोनों सदनों से इसे पास कराए जाने के बाद किसानों को तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद उनके पास सरकार की मंशा पर शक करने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों का आंदोलन खत्म करने की कोशिश तो की जा रही है, मगर किसान नेता उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई। कानून वापसी की हमारी एक बड़ी डिमांड थी, वो हो रही है। पोल्यूशन पे एक बड़ी डिमांड थी, वो भारत सरकार ने पहले ही उसको कहा कि हम नहीं लेकर आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल को उन्होंने अभी रोका हुआ है, उस पर अभी लेटर जारी नहीं हुए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। इन 2-3 चीजों पे बातचीत भारत सरकार कर ले, इसका समाधान नहीं। इत्तेफाक देखिए कि 2 दिन बाद किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होगा और आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे तो मांगे नहीं मानी जाएंगी। हो सकता है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ गर्मी ठंड बरसात में बैठकर यहाँ पे आंदोलन करने की और लोगों को परेशान करने की। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हुई। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, हमें विश्वास है, लेकिन और चीजों पे भी तो मंजूरी। दरअसल किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 6 बड़ी मांग हैं। किसानों का कहना है कि वो इन मांगों पर अपनी चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की दशा, दिशा और आगे की रणनीति पर फैसला होगा। तब तक पहले से तय कार्यक्रम अपने समय पर होंगे। आज से सरकार का कदम बढ़ने शुरू हुई है। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जब संसद में ये प्रतिक्रिया है भाई, हमारा तो काम करते रहो, पर्चे देते रहो, हम अपना फाइल में लगाते रहेंगे। जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो क्या किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं वो वापस जाएंगे, जैसा कि अपील भी है? जो 750 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमे हैं, तो ये भी इसी में ही सवाल है। अजय टैनी की गिरफ्तारी है, ये तो बहुत से सवाल है। तीनों कानूनों की वापसी भले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, मगर अब वो 6 और मांगों पर सरकार की मुहर चाहते हैं। इनमें एमएसपी की गारंटी का कानून, बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी, पराली के केस की वापसी, आंदोलनकारी किसानों से केस वापसी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक। 27 नवंबर को किसानों की बैठक में इन मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं केंद्र सरकार की जहां तक बात है तो उसने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में कृषि कानूनों की वापसी का एजेंडा लिस्ट कर रखा है। दिल्ली में अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद यादव की सवारी निकली और अपनी पुरानी जीप पर नए टशन के साथ लालू निकले। जीप की स्टीयरिंग लालू के हाथों में थी और बिहार की ड्राइविंग सीट फिर से संभालने की हसरत उनकी आंखों में। जीप चली है, जीप लालू वाली। बहुत दिनों के बाद उन्हीं सड़कों पर अपने मालिक के हाथों जीप चली है। पटना में लालू यादव की जीप घरघराई और हल्के फुल्के हिचकोलों के साथ गाड़ी सड़क पर सरकने लगी। समर्थकों की नारेबाजी के साथ लालू के जोश का एक्सेलरेटर बढ़ा तो जीप के पुराने इंजन की गर्मी भी लौटी। लालू की जीप का इंजन और गरमाया
तो लालू ने खटाखट गियर बदल डाले और गाड़ी भूले बिसरे अपने पुराने रास्तों पर मालिक को ले चली। जीप चली है, लालू की जीप। लालू कभी बिहार की सियासत के सॉलिड ड्राइवर रहे हैं, लेकिन बदलते बरसों ने उन्हें कई रंग दिखा दिए। वैसे सियासत को छोड़ दिया जाए तो पुराने साथी का रंग नहीं बदलता, ठीक इस जीप की तरह। 73-74 साल के हो चुके लालू यादव बीमार हैं, लेकिन अपनी पहली गाड़ी का स्टीयरिंग थामा तो क्या बीमारी और क्या बुढ़ापा। बरसों पुरानी जीप का हॉर्न गूंजा और लालू ने दिखा दिया कि मौका मिला तो वो सियासत के साथ साथ राइडर भी पुराने हैं। खैर, लालू यादव की जीप तो 2-3 किलोमीटर तक भरपूर घूमी, यादव की गलियों में घुमाया और फिर आकर पार्किंग में शान से खड़ी कर दी, फिर किसी नई यात्रा के लिए। आज मन किया तो पुराना जीप चला दिया। 5,000 में जीप लिए थे मिलिट्री कोटा से, उसको दुआ करके बढ़िया से रखे और जीप को आज सुबह में एक चक्कर मारा है। अच्छा, इधर लालू ने जीप चलाई तो जेडीयू को ये तस्वीर रास नहीं आई। तो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान मालूम है लालू जी? ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? साथ ही साथ कितने लोगों की सवारी हुई? सीट बेल्ट भी मैंने जो देखा है वो लगा हुआ नहीं है। तो ये निश्चित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। और उम्र के इस पड़ाव पर तो अब तो कम से कम कानून पालन सीखिए। जिंदगी भर तो अराजकता का व्यवहार किए, कैसा ऐसा नहीं हो कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून तो है ही, अब मोटर व्हीकल एक्ट का भी सामना करना पड़े। जेडीयू की तरफ से वार किया गया तो लालू के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर पलटवार किया। वैसे बिहार की सियासी सड़क पर लालू के आने के बाद आरजेडी की सियासी जीप रफ्तार में दौड़ रही है और नीतीश वाले दल को ये खटक रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।